हेलो एवरीवन, द हर्टबोन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज ये बायोलॉजी 2025 का डी फार्मा का एंट्रेंस एग्जाम पेपर देख रहे हैं हम, और 50 क्वेश्चन होने वाले हैं इसमें। चलिए शुरू करते हैं देरी ना करते हुए। पहला क्वेश्चन है हमारा, भारत में आनुवांशिकतः रूपांतरित बैंगन को विकसित किया गया है। तो इसका सही ऑप्शन होगा कीट प्रतिरोधकता हेतु। बैंगन में बैसिलस थुरिंजिएंसिस का जीन प्रविष्ट कराया जो फल एवं तना और छेदक कीटों से सुरक्षा प्रदान करता है तथा उपज बढ़ाता है। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से किस जंतु में शरीर के बाहर केवल एक छिद्र खुलता है जो मुख तथा गुदा दोनों की भांति कार्य करता है। तो फैसियोला इसका सही आंसर है। फैसियोला एक परजीवी चपटाकृमि है। इसमें अपूर्ण पाचन तंत्र पाया जाता है तथा एक ही छिद्र भोजन ग्रहण और अपशिष्ट निष्कासन करता है। अगला हमारा प्रश्न है, अनावृत बीजी पादपों में जाइलम के मुख्य जल संवहनी तत्व हैं। तो सही ऑप्शन होगा इसका वाहिनिकाएं। अधिकांश अनावृत बीजियों में जल संवहन का मुख्य काम वाहिनिकाएं करती हैं और वाहिनिकाएं सामान्यतः अनुपस्थित होती हैं, केवल कुछ विशेष समूहों में ये पाई जाती हैं। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से किसमें स्वयं का डीएनए पाया जाता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया में स्वयं का डीएनए पाया जाता है, और माइटोकॉन्ड्रिया अर्ध स्वायत्त कोशिकांग है जिसमें स्वयं का डीएनए आरएनए राइबोसोम होते हैं और ये कोशिकीय श्वसन और एटीपी निर्माण काम करते हैं ये। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से नीचे दिए गए 4 कथनों ए से डी में से 2 सही कथन का चयन कीजिए। हिरण का भक्षण करने वाला शेर तथा अन्न खाने वाली गौरैया उपभोक्ता होने के कारण पारिस्थितिकी रूप में समान है, सही है। परवक्षी तारामीन पिशास्टर कुछ अकशेरुकियों की जातीय विविधता बनाए रखने में सहायता करती है, सही है। तो 2 कथन सही होंगे ना इसमें, तो ये तो फिर दोनों गलत ही हो गए। तो इसका सही आंसर होगा ए और बी। तो ऑप्शन डी सही है इसका। अधिकांश जो क्या है कि शेर और गौरैया दोनों उपभोक्ता होते हैं और पिशास्टर तारामीन जैव विविधता बनाए रखने में सहायक होती है, इसलिए कथन सी और डी तो गलत हो जाएंगे और ये ए और बी सही होगा। अगला हमारा प्रश्न है कि मनुष्यों में ABO रक्त समूह प्रणाली में संभावित लक्षण प्रारूपों की संख्या क्या होगी। यानी जो इसमें दिए गए हैं ना, नियंत्रण जीन 1 के द्वारा होता है, इस जीन के 3 फिर एक ए एक बी तथा आई होते हैं, यानी स्मॉल आई दिया है, कैपिटल आई बी दिए। तो इनके लक्षण प्रारूपों की संख्या क्या है, यानी ये समूह हैं, इनके लक्षण प्रारूप क्या होंगे ABO के। तो क्या होगा, 4 आंसर इसका होगा। जो ABO रक्त समूह प्रणाली में ए और AB और O और क्या बचेगा B। तो ये जो 4 हैं, यही 4 प्रकार के लक्षण प्रारूप होते हैं जो 3 युग्म विकल्पों द्वारा नियंत्रित होते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, पादप रोगों के नियंत्रण हेतु एक सामान्य जैव नियंत्रक है। तो इसका ट्राइकोडर्मा होगा। ट्राइकोडर्मा एक लाभकारी कवक होता है जो रोगजनक कवकों की बढ़ोतरी यानी वृद्धि को रोककर और पादपों को रोगों से बचाने में जैव नियंत्रित के रूप में काम करता है। अगला हमारा प्रश्न है, शरीर के तापक्रम तथा खाने की इच्छा को नियंत्रित करने वाले तंत्रिका केंद्र उपस्थित होते हैं। तो इसका सही आंसर होगा हाइपोथैलेमस में। हाइपोथैलेमस भूख, प्यास, तापमान और नियंत्रण तथा कई स्वास्थ्य क्रियाओं का प्रमुख नियंत्रण केंद्र है जो शरीर की आंतरिक संतुलन अवस्था को बनाए रखता है। चाइना रोज हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस के पुष्प में पुमंग के लिए प्रयुक्त तकनीकी शब्द है। तो एक संधि होता है, एक संधि। हिबिस्कस में पुंकेसरों के जो तंतु आपस में जुड़े होते हैं ना, और एक नली जैसी संरचना बनाते हैं, इसलिए इसे क्या कहते हैं, एक संधि पुमंग कहते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके कारण C4 पादप और C3 पादपों की तुलना में प्रकाश संश्लेषण में अधिक सक्षम होते हैं। तो ये प्रकाश संश्लेषण की निम्न दर के कारण। C4 पौधों में प्रकाश श्वसन बहुत कमी होता है, इससे कार्बन डाइऑक्साइड का अधिक प्रभावी उपयोग होता है और प्रकाश संश्लेषण की जो दक्षता होती है वो बढ़ती है। अगला प्रश्न हमारा, अधिकतम प्राथमिक उत्पादकता वाला पारिस्थितिकीय तंत्र है।
तो उष्णकटिबंधीय वनों में क्या होता है, पर्याप्त वर्षा, उच्च तापमान और सूर्य प्रकाश उपलब्ध होता है, जिससे जैव बाहर उत्पादन जो होता है और प्राथमिक उत्पादकता सर्वाधिक होती है। अगला प्रश्न है हमारा, प्रथम बीजी पादप प्रकट हुए। इसका सही ऑप्शन होगा कार्बोनिफेरस में। इसका सही ऑप्शन होगा कार्बोनिफेरस कल्प में। तो कार्बोनिफेरस कल्प में क्या है कि जीवाश्म अभिलेखों के अनुसार बीजी पौधों का विकास इसी काल में प्रारंभ हुआ था, जिसके कारण अनावृत बीजी और आवृत बीजी विकसित हुए थे। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा, कार्बोनिफेरस में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। बी कोशिकाएं, तो हीमोग्लोबिन, टी कोशिकाएं, मोनोसाइट्स, आयरन, पोराफ्री, यानी इनको मैच करना है। तो जो बी कोशिकाएं होती हैं वो किससे होती हैं, तरल प्रतिरक्षा के कारण होती हैं, और जो हीमोग्लोबिन होता है वो आयरन पोराफायरिन में होता है, और टी कोशिकाएं जो होती हैं वो कोशिका मध्यस्थ प्रतिरक्षा में होती हैं, और मोनोसाइट्स जो होता है मैक्रोफेज में होता है। तो इसीलिए इसका सही ऑप्शन होगा पहले का तीसरा, बी का पहला, सी का चौथा और डी का दूसरा। तो इसका सही ऑप्शन होगा ए सही ऑप्शन है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से कोशिकांग प्रोटीन संश्लेषण में शामिल हैं। निम्नलिखित में से कौन से कोशिकांग प्रोटीन संश्लेषण में शामिल है। तो राइबोसोम होता है, अंतर्द्रव्यी जालिका होता है, गोल्जी उपकरण होता है, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता। तो इसका ऑप्शन होगा ए, बी और सी। तो ऑप्शन बी सही होगा। इसमें क्या है कि जो इसमें राइबोसोम प्रोटीन बनाते हैं, इसमें क्या है कि राइबोसोम प्रोटीन बनाते हैं, और ये जो अंतर्द्रव्यी जालिका जो है वो संश्लेषण और प्रबंधन में कार्य करता है, और गोल्जी उपकरण उनका क्या करता है, संशोधन और पैकेजिंग करता है, और माइटोकॉन्ड्रिया का इसमें कोई काम नहीं है। तो इसमें माइटोकॉन्ड्रिया गलत आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि मेंडल के मोनोहाइब्रिड क्रॉस प्रयोग में F2 पीढ़ी का अनुपात कितना है। तो सही ऑप्शन है इसका 3:1। मोनोहाइब्रिड संकरण की F2 पीढ़ी में प्रभावी और अप्रभावी लक्षणों का लक्षण प्रारूपी अनुपात 3:1 प्राप्त होता है, जो प्रभाविता नियम को दर्शाता है। अगला हमारा प्रश्न है, डाउन्स सिंड्रोम के बारे में कौन सा कथन सही है। तो एकासूत्रता 21 सही है, 18 गलत है, अलिंग गुणसूत्रीय असमानता सही है, लिंग गुणसूत्रीय असमानता गलत है। तो इसका जे और एल सही है। हाँ, इसमें क्या है कि डाउन सिंड्रोम गुणसूत्र 21 की त्रिसूत्रता जो होती है ट्राइसोमी 21 के कारण होती है, और यह एक अलिंग गुणसूत्रीय असामान्यता है, लिंग गुणसूत्री विकार नहीं है। अगला प्रश्न हमारा, एरिओलर संयोजी ऊतक जुड़ता है। ये क्या है कि मांसपेशियों के साथ आवरण त्वचा से जुड़ता है। एरिओलर ऊतक त्वचा को मांसपेशियों से जोड़ने का कार्य करता है। यह शरीर के विभिन्न अंगों के बीच रिक्त स्थान भरकर सहारा भी प्रदान कर देता है। अगला प्रश्न हमारा, पारिस्थितिकी अनुक्रमण की अवस्थाओं को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसमें सही क्रम हमें देखना, समुदाय, चरमोत्कर्ष, आक्रमण, प्रतिस्पर्धा, पायनियर समुदाय, नग्न चट्टान। इसमें क्या है, देखो प्राथमिक अनुक्रमण जो होता है इसमें नग्न चट्टान से शुरू होता है, नग्न चट्टान से शुरू होता है। तो हमारा तो पहला यही होगा। फिर उसके बाद में हमारा होगा फिर इसके बाद जीवों का आगमन होता है, नग्न चट्टान के बाद इसके बाद जीवों का आगमन हो जाता है, और पायनियर समुदाय। तो फिर आता है कि पायनियर समुदाय। तो इसमें जो आक्रमण शब्द होगा यहाँ पर, तो ये दूसरे नंबर पे आ जाएगा हमारा। फिर पायनियर समुदाय हो जाएगा, और उसके बाद में फिर इनमें कंपटीशन होती है, प्रतिस्पर्धा होती है। तो इसके बाद में ये चौथा हमारा हो जाएगा, और फिर बचा हमारा समुदाय चरमोत्कर्ष, और अंत में ये चरमोत्कर्ष समुदाय स्थापित होता है। तो सही ऑप्शन होगा 1 EBDCA। तो ऑप्शन बी सही है हमारा, ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न हमारा, नीचे दिए गए कथन ए और बी कथन ए और कारण आर के लिए सही विकल्प चुनें। तो
जब ब्लास्टोसिस्ट गर्भाशय तक पहुंचता है तब जोना पेल्यूसिडा गायब हो जाता है। तब पेल्यूसिडा गायब हो जाता है। सही है, गायब हो जाता है। अनुचित स्थान पर ब्लास्टोसिस्ट के आरोपण को रोकने हेतु जोना पेल्यूसिडा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हाँ, ये भी सही है। अब ये कह रहा है कि ए और आर दोनों सत्य हैं, आर ए का मूल स्पष्टीकरण है, तो ये मूल स्पष्टीकरण तो नहीं है। फिर ए और आर दोनों, ए सत्य है आर असत्य है, तो ये भी गलत है। ए असत्य है तो दोनों सत्य हैं, तो ये वाला तो गलत हो ही गया, ये बचा हमारा। सही है, सही स्पष्टीकरण नहीं है। यानी जोना पेल्यूसिडा भ्रूण को समय पूर्व आरोपण से बचाती है, गर्भाशय पहुंचने पर यह क्या करती है, समाप्त हो जाती है। और लेकिन कारण कथन प्रत्यक्ष रूप से कथन की व्याख्या नहीं करता है। अगला हमारा प्रश्न है 20वां। विकास के क्रियाविधि को समझने के लिए डार्विन के निम्नलिखित सिद्धांतों को व्यवस्थित कीजिए। अच्छा, इसको भी हमें व्यवस्थित करना पड़ेगा, क्रम से ही लगाना है। तो अधिक उत्पादन, ठीक है, अधिक उत्पादन ही हम, अस्तित्व के लिए जीवन संघर्ष, विभिन्नता, योग्यता की उत्तेजना, नई जाति की उत्पत्ति। तो इसका सही ऑप्शन हमारा यही है। ठीक है, ये जैसे लिखेंगे ये सेम टू सेम ये सही है हमारे, क्योंकि जो अधिक उत्पादन होता है वो अस्तित्व के लिए जीवन का संघर्ष बनता है, विभिन्नता होती है, फिर योग्यता की उत्तरजीविता होती है, और फिर नई जातियों की उत्पत्ति होती है। यानी डार्विन के अनुसार जो है वो अधिक संतति उत्पन्न होती है जिससे संघर्ष होता है। ठीक है, यानी अधिक उत्पादन होगा तो फिर संघर्ष बढ़ेगा। फिर लाभदायक विभिन्नताओं वाले जीव जीवित रहते हैं। ठीक है, उसके बाद में नई प्रजातियों का विकास होता है। तो इसीलिए जो इसका सेम टू सेम ऑप्शन जैसे लिखे हैं वो होंगे ए बी सी डी ई। अगला प्रश्न है निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। तो ग्लाइकोलाइसिस, माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली, क्रेब्स कोशिका द्रव्य, और ये इलेक्ट्रॉन परिवहन श्रृंखला, जड़ ग्रंथियां, नाइट्रोजन स्थिरीकरण, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। देखो इसमें क्या है कि ग्लाइकोलाइसिस जो है वो कोशिका द्रव्य में होती है। ग्लाइकोलाइसिस जो होती है वो कोशिका द्रव्य में, और क्रेब्स चक्र जो होता है वो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होता है। तो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में। और जो इलेक्ट्रॉन परिवहन श्रृंखला होती है वो क्या होती है, आंतरिक झिल्लियों में पाई जाती है। आंतरिक झिल्ली पर होती है। तथा नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्या होता है कि जड़ों पर होता है। तो नहीं, ये गलत लग गया, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स इसका ये होगा, और इसका क्या होगा, ये ETS का ये वाला माइटोकॉन्ड्रियल की आंतरिक झिल्ली। व्याख्या तो सही कर रहा हूँ मैं, लेकिन चिन्ह गलत लगा दिया मैं माइटोकॉन्ड्रियल देख के, इसलिए इसका ऑप्शन क्या होगा हमारा, ग्लाइकोलाइसिस कोशिका द्रव्य से होगा। ग्लाइकोलाइसिस किससे होगा, कोशिका द्रव्य से होगा। और क्रेब्स चक्र जो है वो किससे होगा हमारा, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स से। और इलेक्ट्रॉन परिवहन श्रृंखला जो ETS कहते हैं इसको शॉर्ट में, माइटोकॉन्ड्रियल की आंतरिक झिल्ली से, और नाइट्रोजन जड़ ग्रंथियों से होती है। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो गया, ए का दूसरा, क्रेब्स चक्र 2 4 2 4 1 3 2 4 1 3 2 4 1 3। देखो इसमें 2 4 1 3, सी ऑप्शन सही है हमारा। अगला प्रश्न है हमारा, एस आकार के वृद्धि वक्र में निम्नलिखित चरण होते हैं। एस आकार के वृद्धि चक्र में निम्नलिखित चरण होते हैं। तो देखो जनसंख्या क्या है कि लॉजिस्टिक वृद्धि वक्र में क्या होता है, प्रारंभिक धीमी वृद्धि होती है, फिर थोड़ी तेज वृद्धि होती है, और अंत में वहन क्षमता यानी जो कैरिंग कैपेसिटी है पर संतुलन स्थापित हो जाता है। तो इसीलिए इसका सही ऑप्शन क्या होगा कि जनसंख्या पहले धीरे धीरे बढ़ती है, फिर तेज़ी से बढ़ती है, और फिर लास्ट में जाकर क्या होता है, कैरिंग कैपेसिटी यानी संतुलन पर पहुंच जाती है। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो गया कि जनसंख्या धीरे धीरे बढ़ती है, जनसंख्या तेज़ी से बढ़ती है और फिर धीमी हो जाती है, नहीं तो फिर धीमी हो जाती है, चलो ठीक है, जनसंख्या संतुलन पर पहुंचती है। तो JKM ऑप्शन डी सही है इसका।
JKM। अगला प्रश्न है हमारा, कौन सा रक्त समूह सार्वभौमिक है? कौन सा रक्त समूह? तो जो O नेगेटिव होता है रक्त में, वो A और B और तथा RH प्रतिजन नहीं होते उसमें, ठीक है। इसलिए इसे किसी भी रक्त समूह वाले व्यक्ति को दिया जा सकता है, लेकिन इसीलिए इसको क्या कहते हैं हम? सार्वभौमिक मतदाता कहते हैं, वो सार्वभौमिक कहते हैं, जो दाता कहते हैं, ठीक है। यानी ये सभी को दे देता है। सेंट्रियोल का कार्य होता है, सेंट्रियोल का कार्य होता है, ये तर्कु तंतुओं का निर्माण करने के लिए होता है। कोशिका विभाजन के समय सेंट्रियोल तर्कु तंतुओं का निर्माण करता है, जो गुणसूत्रों को ध्रुवों की ओर खींचने में सहायता करता है। अगला हमारा प्रश्न है, भ्रूण कोश अंडाशय के लिए वैसे ही होता है जैसे एक परागकोश के लिए होता है परागकण। ऑप्शन ए सही है इसका, परागकण एक परागकोश के लिए होता है। यानी भ्रूण कोश मादा युग्मक भेद द्वारा क्या होता है कि जबकि परागकण नर युग्मक भेद द्वारा का प्रतिनिधित्व करता है, और इसलिए दोनों जनन संरचना के लिए समान हैं, समतुल्य हैं। अगला हमारा प्रश्न है, गर्भावस्था को बनाए रखने के लिए प्लेसेंटा द्वारा स्रावित हार्मोन है। तो इसका सही ऑप्शन होगा, देखो, प्लेसेंटा HCG, HPL और प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन का स्राव करता है, ठीक है। और ये क्या है कि ये हार्मोन गर्भावस्था को बनाए रखने के लिए, भ्रूण के विकास के लिए और मातृ शरीर में आवश्यक परिवर्तन लाने के लिए सहायक होते हैं। तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा, तो HCG, HPL और प्रोस्टेजन और एस्ट्रोजन। तो ऑप्शन सही होगा डी। अगला प्रश्न है, सर्टोली कोशिकाएं में होती हैं, सर्टोली कोशिकाएं में होती हैं, ये वृषणों में होती हैं। वृषणों में सर्टोली कोशिकाएं वृषण की शुक्रजनक नलिकाओं में पाई जाती हैं, और ये विकसित हो रहे शुक्राणुओं को पोषण, संरक्षण और सहारा प्रदान करती हैं। एंट्रम की गुहा है, एंट्रम की गुहा है, ग्राफियल फॉलिक्स होती है, ग्राफियन फॉलिकल, ग्राफियन फॉलिकल के भीतर द्रव से भरी गुहा को क्या कहते हैं हम? एंट्रम कहते हैं, और ये स्तनधारियों में परिपक्व अंडाशयी पुटिका की विशेषता होती है। अगला हमारा प्रश्न है, स्तनधारियों के अंडे की प्राथमिक अंडाणु झिल्ली क्या कहलाती है? तो ये जोनो पेलुसिडा कहलाती है, ऑप्शन ए सही है इसका। जोनो पेलुसिडा अंडाणु के चारों ओर स्थित ग्लाइकोप्रोटीन युक्त प्राथमिक झिल्ली होती है, जो निषेचन और प्राथमिक भ्रूणीय प्राइमरी भ्रूणीय विकास में क्या करते हैं? महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी गर्भ निरोधक विधि अंडोत्सर्ग में बाधा डालती है और अंडाशय से डिंब को निकलने से रोकती है? हाँ, तो इसका जो मौखिक गर्भ निरोधक गोलियाँ होती हैं, वो क्या करती हैं कि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टिन हार्मोन द्वारा अंडोत्सर्ग को रोक देती हैं, जिससे अंडाणु का निर्माण और मुक्त होना बाधित हो जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित एक साप्ताहिक मौखिक गर्भ निरोधक गोली है। निम्न में से कौन सी ऐसी गोली है जो सप्ताह में एक बार ली जाती है मुख के द्वारा? सहेली, इसका सही ऑप्शन क्या है? सहेली भारत में विकसित और गैर स्टेरॉयडी मौखिक गर्भ निरोधक गोली है, जिसे सप्ताह में एक बार लिया जाता है, और यह गर्भधारण रोकने में प्रभावी है। अगला प्रश्न है, रेप्रेसर प्रोटीन से बनता है, ये नियामक जीन बनता है, डी ऑप्शन सही है। ऑपरेरन मॉडल में नियामक जीन यानी रेगुलेटर जीन रेप्रेसर प्रोटीन का निर्माण करता है, जो ऑपरेटर से जुड़कर संरचनात्मक जीनों की अभिव्यक्ति नियंत्रित करता है। अगला प्रश्न है, ग्रिफिथ के प्रयोग में प्रयुक्त जीवाणु कौन सा था? तो डिप्लोकोकस था। हाँ, ग्रिफिथ ने क्या किया था? इस जीवाणु का प्रयोग किया था, डिप्लोकोकस का, जो द्विगोलाकार जीवाणु है और रूपांतर सिद्धांत की खोज का आधार बना था। जैव विविधता की क्षति का सबसे बड़ा कारण क्या है? तो सही ऑप्शन होगा इसका, प्राकृतिक आवास की क्षति एवं विघटन। प्राकृतिक आवासों के विनाश, वनों की कटाई, भूमि उपयोग परिवर्तन के कारण अनेक जीवों के रहने के स्थान नष्ट हो जाते हैं, जिससे जैव विविधता घटती है। अगला प्रश्न हमारा क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा अर्धसूत्री विभाजन मियोसिस के परिणाम को दर्शाता है? ये 4 अगुणित कोशिकाओं का निर्माण होता है, इसका ऑप्शन सही है,
4 अगुणित, सी ऑप्शन सही है इसका, 4 अगुणित कोशिकाओं का निर्माण। मियोसिस में एक द्विगुणित कोशिका से 4 अगुणित कोशिकाएं बनती हैं, जिससे गुणसूत्र संख्या आदि हो जाती है और आनुवंशिक विविधता उत्पन्न होती है। अगला प्रश्न है, सहेली महिलाओं के लिए नया मौखिक गर्भ निरोधक किस संस्थान द्वारा विकसित किया गया था? तो CDRI द्वारा ये किया गया था। सहेली का विकास CDRI, यानी CDRI का मतलब है सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ, ये कहाँ पर है? लखनऊ, इसके द्वारा विकसित किया गया था इसको, और यह भारत में विकसित प्रमुख मौखिक गर्भ निरोधक में से एक है। अगला प्रश्न हमारा, कोकीन निम्नलिखित में से किससे प्राप्त की जाती है? कोकीन जो होती है वो एरिथ्रोजाइलम कोका से प्राप्त की जाती है, सी ऑप्शन सही है इसका। कोकीन एक शक्तिशाली उत्तेजक एल्कोइड होता है जो एरिथ्रोजाइलम कोका पौधे की पत्तियों से प्राप्त की जाती है, यानी पौधा होता है ये एरिथ्रोजाइलम कोका, उससे हमें कोकीन मिलता है। अगला प्रश्न है, निम्न पोषक स्तरों को भोजन श्रृंखला के सही क्रम में लिखिए। तो देखो, भोजन श्रृंखला उत्पादकों से प्रारंभ होती है, ठीक है। भोजन श्रृंखला कैसे प्राप्त होती है? उत्पादकों से। पादप प्लवक उत्पादक हैं जिन्हें जंतु प्लवक कहते हैं, और फिर मछलियाँ, और अंत में फिर मनुष्य आते हैं। तो इसका हमें सीधा सीधा क्या है कि पादप प्लवक होगा। पहला ऑप्शन हमारा क्या होगा? पादप प्लवक होगा। फिर दूसरा हमारा ऑप्शन हो जाएगा जंतु प्लवक, फिर दूसरा हमारा हो जाएगा जंतु प्लवक, तीसरा हमारा हो जाएगा मछलियाँ, और अंत में क्या हो जाएगा? चौथा। तो CDAB देख लो, CDAB, बी ऑप्शन सही है हमारा, CDAB। अगला प्रश्न है हमारा, सिलेंजिनेला निम्न में से किस वर्ग का सदस्य है? सिलेंजिनेला निम्न में से किस वर्ग का सदस्य है? तो ये लाइकोप्सिडा का सदस्य होता है, लाइकोप्सिडा, बी ऑप्शन सही है इसका। सिलेंजिनेला के टेरिडोफाइट्स का एक विषमजीवी सदस्य होता है, जिसे लाइकोप्सिडा वर्ग में रखा जाता है। अगला प्रश्न है, सी जैकब रोग का कारक निम्न में से कौन सा है? CR जैकब रोग का कारक निम्न में से कौन सा है? तो प्रियन, इसका ऑप्शन होगा प्रियन। ये क्या है? क्रूर्जफेल्ड जैकब रोग, ठीक है। प्रियन नामक असामान्य प्रोटीन के कारण होता है जो मस्तिष्क के अपक्षयी रोग उत्पन्न करता है, अपक्षयी रोग उत्पन्न कर देता है। कोशिका के बाहर श्रवण करना निम्न में से किसका मुख्य कारण है? अगला प्रश्न है हमारा, कोशिका के बाहर श्रवण करना निम्न में से मुख्य किसका कार्य है? तो गोल्जी उपकरण का। गोल्जी उपकरण प्रोटीनों और अन्य पदार्थों का संशोधन, पैकेजिंग तथा कोशिका के बाहर श्रवण करने का प्रमुख कार्य करते हैं। अगला प्रश्न हमारा, द्विसा नियम है जो ये क्या है कि जो द्विसंकर क्रॉस पर आधारित मेंडल का कौन सा नियम है? द्विसंकर क्रॉस पर आधारित मेंडल का कौन सा नियम है? तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ए, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। यानी द्विसंकर संकरण से मेंडल ने निष्कर्ष निकाला कि विभिन्न लक्षणों के जीन एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से पृथक होते हैं। अगला प्रश्न हमारा 43, कथन ए, जीर्णता में देरी के लिए साइटोकाइनिन सहायक होता है, और कारण दिया है इसमें, साइटोकाइनिन पोषक तत्वों के संचारण को बढ़ावा देते हैं। तो इसमें हमें देखना है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है, ठीक है। तो कथन ए सही है, कारण आर गलत है। यानी देखो सीधी सीधी हम देखते हैं पहले कि जो जीर्णता में जो साइटोकाइनिन है पत्तियों में पोषक तत्वों की उपलब्धता बनाए रखता है, जिससे क्या होता है कि वृद्धावस्था की प्रक्रिया धीमी हो जाती है। तो इसीलिए ये दोनों ही सही है ना। तो ए आर दोनों ही सही है, ए आर दोनों ही सही है, कथन सी सही होगा। सही मिलान कीजिए, सही मिलान कीजिए। तो देखो जीन, जो जीन क्या है, जीन इनहिबिटर और लैक ए क्या है कि लैक ए जीन जो है वो क्या करता है, ट्रांस एसिटाइलेज का, और लैक वाई जो है परमीएज का, और लैक जेड क्या है कि बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम का निर्माण करता है, ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन सीधा सीधा होगा कि
आई जीन किसका करता है, इनहिबिटर का करता है। ई लैक ए जीन करता है ट्रांसलेशन का, और लैक वाई जीन करता है परमीएज का, और लैक जेड जीन करता है बीटा गैलेक्टोसाइडेज का। तो इसका ऑप्शन पहला ही सही है। अगला प्रश्न हमारा, अभिकथन ए फाइलोजेनेटिक वर्गीकरण में जीवों को उनके एवोल्यूशनरी संबंधों के आधार पर समूह बनाया जाता है। फिर कह रहा है कि फाइलोजेनेटिक वर्गीकरण जीवों को पूर्वज के साथ साझा किए गुणों एवं जेनेटिक समानता पर आधारित कर विभिन्न समूहों में क्रमबद्ध वर्गीकृत करता है। तो देखो, फाइलोजेनेटिक वर्गीकरण जो है वो जीवों की उत्क्रांति, उत्पत्ति और आनुवंशिक समानता और साझा पूर्वजों के आधार पर किया जाता है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि ये जो अभिकथन और कारण दोनों ही सही होते हैं, लेकिन कारण सही व्याख्या करता है, तो ऑप्शन इसका सही है, ये सही है। ए रुधिर वाहिका मोटी दीवार व सक्रिय नलिका युक्त एवं वॉल्व रहित है। बी रुधिर वाहिका में पतली दीवार, चौड़ी नलिका एवं वॉल्व उपस्थित है। यहाँ ए और बी क्या है? तो देखो, धमनियों की दीवार मोटी और लचीली होती है, ठीक है। धमनियों की दीवार मोटी और लचीली होती है और उनमें बल्ब नहीं होते। सिरों में बल्ब पाए जाते हैं और उनकी दीवार अपेक्षाकृत पतली होती है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ए जो है वो क्या है कि धमनी, ठीक है। ए क्या है यहाँ पर? धमनी है। और बी क्या है? इसका सिरा है। तो ए धमनी है, बी सिरा है। कौन सा हार्मोन हाइपोथैलेमस एवं इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट दोनों से स्रावित होता है? तो सोमेटोस्टेलिन होता है इसका, सोमेटोस्टेलिन होता है। हाँ, सोमेटोस्टेलिन हाइपोथैलेमस तथा जठरांतर मार्ग दोनों में उत्पन्न होता है, पैदा होता है। उनके हार्मोन के स्राव को नियंत्रित करता है ये। अगला प्रश्न है हमारा, मोती किससे प्राप्त होता है? तो लेमिनिडेंस से प्राप्त होता है। लेमिनिडेंस, ये मोती लेमिनिडेंस एक मीठे पानी का द्विपटली मोलस्क यानी फ्रेश वाटर मसल है। इसके कवच के भीतर किसी बाहरी कण के ठीक प्रवेश करने पर और नेकर की परतें जमती हैं, जिससे मोती का निर्माण हो जाता है। और भारत में कृत्रिम मोती उत्पादन में भी इसका उपयोग किया जाता है। अगला हमारा प्रश्न है, निम्न हार्मोन्स को तनावग्रस्त अवस्था में उनके स्रावित होने के सही क्रम में लगाइए। तो हमें एक तनावग्रस्त अवस्था में निम्न हार्मोन के स्रावित होने का सही क्रम क्या है? तो तनाव की स्थिति में सबसे पहले क्या होता है कि एड्रेनालिन आता है, फिर उसके बाद में जिसे हम क्या कहते हैं, एपिनेफ्रीन, ठीक है। और फिर पीयूष ग्रंथि से हमें क्या मिलता है? ACTH मिलता है। तथा अंत में लास्ट में हमें क्या मिलता है? अधिवृक्क प्रांतस्था से कोर्टिसोल स्रावित होता है, ठीक है। तो ये इसका सही ऑप्शन होगा एपिनेफ्रीन, ACTH और कोर्टिसोल। तो BCA। कौन सा पदार्थ कोकून के रेशम के धागों से चिपकाता है? कौन सा पदार्थ कोकून के रेशम के धागों से चिपकाता है? तो अगला प्रश्न हमारा सेरीसिन। सेरीसिन क्या है कि सेरीसिन एक गोंदनुमा प्रोटीन होता है जो रेशम के तंतुओं को आपस में जोड़ देता है और कोकून की संरचना को मजबूती प्रदान करता है। ये हमारे 50 क्वेश्चन हो गए और नीचे इसका पूरी उत्तर व्याख्या सब कुछ लिखा हुआ है नीचे टेलीग्राम चैनल पर। ये पूरा PDF आप देख सकते हैं। और तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।